इस वीडियो में मैं बात करूँगा संस्कारों के बारे में। जनरली इंडिया में एसोसिएशन जो होता है संस्कारों का, वो कास्ट के साथ हो जाता है और कुछ कास्ट जो है प्रीडोमिनेंटली संस्कारों के बारे में बात करती है। लेकिन अधिकतर लोगों को पता नहीं है कि संस्कार होते क्या है एंड हाउ डज़ दैट वर्क फॉर यू। तो मैं उसको ब्रेक डाउन करूँगा। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो संस्कारों को जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सबसे ज़्यादा अगर किसी उसमें हुई है, फ़िलॉसफ़ी में हुई है, तो वो बुद्धिस्ट फ़िलॉसफ़ी है। क्योंकि जो भगवान गौतम बुद्ध थे, उनको हम सबको पता है कि उनको एनलाइटनमेंट मिला था। लेकिन जब भी एनलाइटनमेंट मिलता है, तो उसके साथ सर्टेन रियलाइज़ेशन होती है। और वो जो रियलाइज़ेशन थी, जो मोस्ट फ़ेमस है, वो है कि उनको ये पता चला था कि जो सुख और जो दुःख है, माया वाला जो कॉन्सेप्ट है, उसके रिगार्डिंग है। लेकिन जो उनका एक रियलाइज़ेशन था बड़ा इम्पोर्टेंट, वो इट वाज़ रिगार्डिंग संस्कार्स। और अगर आप आज की डेट में जो बुद्धिस्ट्स को देखेंगे, तो वहाँ पर आप देखोगे कि जो संस्कारों के ऊपर उनका एक बहुत बड़ा लिटरेचर है और वो उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। मैं अ, उन बुद्धिस्ट की बात कर रहा हूँ जो मॉन्क्स हैं और जो उसको डीपली एसेस करते हैं। तो अब संस्कार है क्या? देखिए, मैंने अगेन अगर आप एक चीज़ समझेंगे कि भई आपका आपके अंदर आपका आप जो हो, एक इंसान जो है वो 2 प्लेन में एग्ज़िस्ट कर रहा है। एक फिज़िकल प्लेन में एग्ज़िस्ट कर रहा है और एक स्पिरिचुअल प्लेन में एग्ज़िस्ट कर रहा है, जिसको हम मेंटल प्लेन भी बोल सकते हैं। अब इस जो फिज़िकल प्लेन होता है, उसमें जो एक्शंस होते हैं, वो जो है हमारे मेंटल प्लेन में या हमारे स्पिरिचुअल प्लेन में जो है अ, इफ़ेक्ट डालते हैं। कैसे डालते हैं ज़रा उसको समझिए। अगर आपने देखा सुना होगा द कॉन्सेप्ट ऑफ सबकॉन्शियस माइंड। तो सबकॉन्शियस माइंड में क्या होता है कि आप क्या करते हो कि कोई एक्शन बार-बार रिपीट करते हो एंड आफ्टर रिपीटिंग इट फॉर मैनी टाइम्स, वो स्लोली जो है आपकी जो है मेमोरी में चढ़ने लग जाता है, आपके सबकॉन्शियस मेमोरी में चढ़ने लग जाता है। एंड आफ्टर सम टाइम आप उस एक्शन को बिना किसी एफर्ट के करने लगते हो। जैसे कि आप साइकिल चलाना सीखते हो, आप गाड़ी चलाना सीखते हो। तो पहले जब आप साइकिल चलाते थे तो आपको कुछ हद तक जो है उसमें जो है कॉन्संट्रेट करना पड़ता था और आपको हर बार सोचना पड़ता था कि आप एक पैर मार रहे हो, फिर उसके बाद दूसरा पैर उठा रहे हो। तो वो आपको दिमाग में मतलब आपको उस टाइम बिल्कुल फ़ोकस करके वो एक्शन करना पड़ता था। फिर आप जब साइकिल चलाते रहते हो, एक पॉइंट ऐसा आता है कि जब आप साइकिल जो है बिना दिमाग लगाए चला रहे होते हो। आप सोचते नहीं हो कि आप पेडल मार रहे हो या आप बैलेंस कर रहे हो, वो अपने आप ही बैलेंस हो जाता है। ऐसे ही गाड़ी के साथ होता है कि गाड़ी में आप शुरुआत में जब आप चलाना सीखते हो, तो आप इधर कोने में भी देखते हो, उधर कोने में भी देखते हो, एक्सीलेटर भी सोचते हो कि एक्सीलेटर चला मारूँ या ब्रेक मारूँ या कहते हैं क्लच लगाऊँ या गियर चेंज करो, कब गियर चेंज करो। लेकिन जब आप उस एक्शन को बार-बार करते हो, तो वो एक्शन जो है आपके दिमाग में फ्रीज़ हो जाता है और फ्रीज़ होने के बाद आप उस एक्शन को बिना किसी एफर्ट के अपने आप ही करने लगते हो। आपको बिल्कुल भी फ़ोकस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब संस्कार कहाँ आते हैं ज़रा इसको समझिए। संस्कार हैं क्या? संस्कार अब जनरली जो संस्कार बोला जाता है, संस्कार एक्शंस को बोलते हैं हम लोग, लेकिन संस्कार एक्शन नहीं है, संस्कार उसका इम्प्रिंट है जो आपके माइंड में होता है। अब वो कैसे बेनिफिट करता है, जो संस्कार के नाम पे जो एक्टिविटी कराई जाती है, उसका बेनिफिट क्या है? और कैसे वो एक पूरे कास्ट को एक सर्टेन वे में शेप करता है। अब जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ ब्राह्मण्स की, कि भाई ब्राह्मण्स का जो जिसको ब्राह्मण अपने संस्कार बोलते हैं, वो ये है कि सुबह उठ के वो पाठ करेंगे और फिर शाम को संध्या पूजा करेंगे। उसमें भी कुछ जो मंत्र उच्चारण होते हैं और कुछ छोटे-मोटे जो पाठ होते हैं, वो करते हैं वो लोग। अब उसका जो अब वो जो रोज़-रोज़ करते हैं, उसका उनके दिमाग में इम्प्रिंट क्या बनता है? भाई देखिए, आप जब रोज़ किताब खोल के आप जब सुबह-शाम पढ़ोगे
और आप मंत्रों के उच्चारण करोगे, कोई नए मंत्रों को सीखोगे और इस टाइप की जब आप एक्टिविटी करोगे तो आपके जो ब्रेन है उसमें एक पैटर्न बनेगा और वो पैटर्न क्या है? पैटर्न टू स्टडी। चीज़ें पढ़ने का, समझने का आपका अंदर एक पैटर्न जनरेट होने लग जाएगा। इसलिए अगर आप इसलिए जो है ये जो एक्शंस थे वो क्या कराए जाते थे और वो एक्शंस का एक स्पेसिफिक रीज़न होता था ताकि वो क्या कर सके, वो एक सर्टेन प्रैक्टिस को या एक सर्टेन माइंडसेट को जनरेट किया जा सके। तो अगर संस्कारों को समझना है तो सबसे बढ़िया तरीका जो है, मॉडर्न अगर आप तरीके से उसको समझना चाहते हो तो इट इज द प्रैक्टिस ऑफ हैबिट्स। कि आप जब हैबिट्स को बार बार प्रैक्टिस करते हो तो आपके माइंड में एक इम्प्रिंट क्रिएट करता है। अब वो क्योंकि इम्प्रिंट जो है, इवन दो इट इज क्रिएटेड फ्रॉम प्रैक्टिस, लेकिन वो कहीं पर भी लगाया जा सकता है। जैसे मैं एक एग्जांपल की बात करता हूँ कि आप म्यूजिशियन और म्यूजिक सीखते हो, तो जब म्यूजिक जो है आपके दिमाग में प्रॉपर्ली इम्प्रिंट हो जाता है तो उसके बाद आप किसी भी तरीके के म्यूजिक कहीं पर भी बजा सकते हो। ऐसा नहीं है कि अगर आपने म्यूजिक सीख लिया, अगर आपको सुर का जो ज्ञान है वो हो जाए, आपको रिदम समझ में आ जाए, तो जिसको रिदम समझ में आ जाती है वो फिर रिदम हर जगह पकड़ लेता है। ऐसा नहीं है कि अगर उसको गिटार में रिदम समझ में आई तो वो फिर ड्रम में रिदम नहीं समझ सकता, ऐसा नहीं होता उसके साथ। उसको रिदम का पैटर्न पकड़ना होता है। जब वो जिस दिन रिदम पकड़ लेता है, जिस दिन वो टोन पकड़ लेता है, जिस दिन वो फ्रीक्वेंसीज पकड़ लेता है, उस दिन वो हर जगह फिर उसको क्या कर सकता है? अप्लाई कर सकता है। इसलिए जब भी आपने देखा होगा कि जो एक म्यूजिशियन होगा वो केवल एक इंस्ट्रूमेंट नहीं बजाएगा, वो मल्टीपल इंस्ट्रूमेंट बजाने की एबिलिटी रखेगा। क्योंकि एक बार उसने रिदम, टोन और ये सब चीज़ें उसके सबकॉन्शियस माइंड में जब एस्टैब्लिश हो जाती हैं, तो फिर उसको वो जो नॉलेज है, वो केवल उसको क्या करना है, उसको ड्रम से गिटार में रिप्लेस करना है, गिटार से सितार में रिप्लेस करना है, सितार से किसी और में रिप्लेस करना है। और इवन वोकल्स में भी आप उसको रिप्लेस कर सकते हो। तो दैट इज़ व्हाट द कोर कॉन्सेप्ट ऑफ संस्कार। अब जो बुद्धिज्म है, बुद्धिज्म में संस्कार को सबसे बड़ा हिंड्रेंस माना गया। क्योंकि संस्कार है क्या? जब आप एक सर्टेन एक्टिविटी बार बार करते हो तो बेसिकली व्हाट यू आर डूइंग, यू आर इन अ वे क्रिएटिंग अ सर्टेन पैटर्न्स इन योर माइंड। तो आप क्या करते हो, जब एक एक्शन को बार बार रिपीट करते हो तो आप उन पैटर्न्स को आप क्या करते हो, मजबूत करते हो। तो जितनी बार उस एक्शन को आप करोगे, उसके जो रिलेटेड पैटर्न्स हैं वो आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होने लग जाते हैं। अब क्योंकि वो जब आपके ब्रेन में इम्प्रिंट होते हैं, वही आपकी फिर क्या करता है, क्योंकि ब्रेन में तो जो पैटर्न इम्प्रिंट हुए हैं वो तो आपके न्यूरल नेटवर्क में इम्प्रिंट हुए हैं, आपके न्यूरॉन्स में इम्प्रिंट हुए हैं, लेकिन वही पैटर्न्स फिर आपके हर एस्पेक्ट में जो है आने लगते हैं। जैसे कि आप अगर किसी को मान लो वो है, ओसीडी है, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर है, तो उसको ओसीडी हर चीज के लिए होगा। ऐसा नहीं है कि वो एक ही चीज के लिए ओसीडी रखेगा, बाकियों के लिए नहीं रखेगा। उसका जो वो पैटर्न है वो हर जगह इम्प्रिंट होने लग जाएगा। वो केवल उसके कपड़ों में या उसके केवल घर में जो उसने सामान रखा है उसके ऊपर नहीं डिपेंड तक रहेगा, वो उसके लाइफ के हर एस्पेक्ट में जाने लगेगा, क्योंकि वो सेम इम्प्रिंट को यूज करता है टू डू अदर टास्क। इसलिए आप जैसे अपने, जैसे अब जॉर्डन पीटरसन ने तो एक बोला था कि भाई कीप योर रूम क्लीन। तो उसने बोला भाई अगर तुम रूम को क्लीन रखोगे तो बेसिकली वो बार बार जब पैटर्न रिपीट होगा तो आपके माइंड में भी क्या होगा, डीक्लटरिंग होगी। और आप जब डीक्लटर करते हो अपने माइंड को, तो वो ऑब्वियस है कि आपके जो स्ट्रेस का जो लोड है, स्ट्रेस है क्या, जब आपका माइंड बहुत ज्यादा क्लटर्ड होता है, मतलब पाथवेज क्लियर नहीं होते हैं, तो स्ट्रेस क्रिएट करता है। तो स्ट्रेस जो है वो आपके डिसीजन मेकिंग को अफेक्ट करता है और आपके ओवरऑल हेल्थ को अफेक्ट करता है। तो अगर आप अपने आप को डीक्लटर कर लोगे तो बहुत हद तक आप उस स्ट्रेस को क्या कर सकते हो, रिड्यूस कर सकते हो। तो ये केवल वो पहली बार नहीं बोल रहा था, ये बात जो है
इंडियन जो फिलॉसफी है उसमें ये चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं। एंड डिक्लटरिंग इज़ कंसीडर वन ऑफ द संस्कार्स। तो ये संस्कार क्यों है? क्योंकि डिक्लटर करोगे अगर आप अपने घर में हर चीज़ अरेंज्ड करके रखोगे, तो वो जो पैटर्न है वो आपके ब्रेन में इम्प्रिंट हो जाएगा और फिर आप उस चीज़ को आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। जैसे अगर आपने अपना रूम साफ रखा, अरेंज रखा, हर चीज़ प्रॉपर जगह रखी, तो जब आप नोट्स बनाओगे, क्योंकि आप उसी इम्प्रिंट को फिर यूज़ करके अपने नोट्स बनाओगे, तो आपके नोट्स भी क्या होंगे? बहुत क्लियर होंगे, कॉन्साइज़ होंगे, जिसकी ज़रूरत जहाँ पर आपको लगता है कि जिन चीज़ों को एक साथ होना चाहिए, आप अपने आप ही उनको वहाँ प्लेस करने लगोगे विदाउट इवन नोइंग योरसेल्फ। एंड दैट इज़ व्हाट संस्कार इज़। संस्कार आर द पैटर्न्स ऑफ योर ब्रेन। अब होता क्या है कि एक ही पैटर्न हम जो है मल्टीपल जगह यूज़ करते हैं। जो एग्रेसिव आदमी होता है वो केवल एक चीज के लिए एग्रेसिव नहीं होता, वो हर चीज के लिए एग्रेसिव होता है। इवन उसका जो टेस्ट होता है वो भी उस एग्रेशन से क्या होता है, उसका टेस्ट भी उस एग्रेशन से बनता है। तो अगर आप एक पैटर्न को पकड़ लेते हो माइंड के, तो आप लगभग उनके सारे पैटर्न्स को, उससे एसोसिएटेड सारे पैटर्न्स को आप धीरे धीरे अंडरस्टैंड करने लग जाओगे। एंड दैट इज व्हाट संस्कार इज। संस्कार कोई ऐसा कोई ज्ञान नहीं है जो किसी ने दिया है या कुछ ऐसा हो जाता है उससे कि कोई फैमिली ट्रेड सीक्रेट चल रहा है जो आप कहते हैं दूसरे को वो नहीं कर सकते, दूसरा उसको नहीं समझ सकता, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं। जैसे अब मैं बनियों की बात करता हूँ, तो बनियों में जो संस्कार होते हैं, संस्कार क्या है? उनके संस्कार जो है पैसों से रिलेटेड है। तो वो जब क्योंकि जब आप डेली जब आप ऐसी एक्टिविटीज करोगे विच हैज समथिंग टू डू विद मनी, हाउ टू टेक केयर ऑफ द मनी, अब अगर आप देखोगे तो उनके संस्कार ये होते हैं भाई पैसा कैसे रखना है, बटुए में कौन से जेब में रखना है, और इस टाइप की जो वो होते हैं। तो आप जब उस चीज को बार बार करते हो, उस एक्टिविटी को बार बार करते हो कि मैं फोल्ड करके ऐसे रखूंगा और ये रखूंगा, ये जिन लोगों का बहुत पैसा होता है उन लोगों की आदत होती है कुछ ना कुछ कि वो 100 रुपए का नोट इस तरीके से फोल्ड करेंगे या नोट अपने ऐसे रखेंगे या पीले कपड़े में बांध के रखेंगे। वो क्या कर रहा है? वो बेसिकली अब कई लोगों को लगता है कि वो कोई टोना हो रहा है या कुछ ऐसा कुछ वो है सुपरस्टिशन है। वो सुपरस्टिशन कुछ नहीं है। वो बेसिकली क्या कर रहे हैं कि जब आप बार-बार उस एक्टिविटी को कर रहे हो, जब आप बार-बार पैसे को, नोट को, जो भी जिसको भी आप वेल्थ समझते हो, जब आप उसको बहुत प्यार से सँभाल के रख रहे होते हो, तो पैटर्न्स बनते हैं आपके ब्रेन में, जहाँ पर आप क्या हो जाते हो, अपने पैसे के रिगार्डिंग बहुत केयरफुल हो जाते हो। तो फिर आप क्या करोगे, फिर उस पैसे को उस केयरफुल तरीके से ही क्या करोगे, हमेशा ट्रीट करोगे। तो जब वो आपके बैंक अकाउंट में होगा तो भी आप उसे केयरफुली ही ट्रीट करोगे। अगर वो किसी वेल्थ के फॉर्म में होगा तो भी आप उसे केयरफुली ही ट्रीट करोगे। जब आप उसे केयरफुली देखोगे तो फिर आप क्या करोगे भाई, जब आप पैसे को केयरफुली देखोगे तो आप उसको, उसके एक्शंस को समझोगे, कैसे वो आता है और कैसे वो जाता है। तो फिर आपको अगर वेल्थ ग्रैब करनी है, आपको वेल्थ बढ़ानी है, तो आप उन एक्टिविटीज को बढ़ाओगे जिससे पैसा अंदर आता है और उन एक्टिविटीज को कम करोगे जिनसे पैसा बाहर जाता है। तो वो इंट्रिकेसी आप कब समझोगे? जब आप पैसे के बारे में सोचोगे। तो अगर आप पैसों के बारे में सोचोगे तो आपको पैसे मिलेंगे। अगर आप विद्या के बारे में या नॉलेज के बारे में सोचोगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। एंड दैट इज व्हाट वी आर डूइंग। वी आर ट्राइंग टू क्रिएट पैटर्न्स थ्रू फिजिकल एक्टिविटी। हम पैटर्न्स क्रिएट करना चाह रहे हैं फिजिकल एक्टिविटी से, जो बाद में आपको क्या दें, आपको एक एज दें, एक सबकॉन्शियस एज दें, जहां पर आप सबकॉन्शियसली ही उसको अपने आप कर लो। एंड दैट इज व्हाट संस्कार्स आर। तो अगर आप बहुत, अगर आप आपने कुछ नहीं करना, अगर आप फॉर एग्जांपल आप बस कुछ मत करिए, आप सेम टाइप के लोगों को, जो सेम टाइप की सक्सेस रखते वाले, जो बहुत अच्छे साइंटिस्ट हैं या जो बहुत अच्छे जिनके पास बहुत पैसा है और मैनेज बहुत बढ़िया तरीके से अपने पैसे को मैनेज करते हैं, या जो जिन लोगों के पास दिमाग बहुत है, या जो अपने नॉलेज को, जिनके पास नॉलेज बहुत ज़्यादा है और जो अपने नॉलेज को बहुत अच्छी तरीके से मैनेज करते हैं, तो उन लोगों को जब आप देखोगे तो वो, उनका जो पैटर्न्स होंगे वो ऑलमोस्ट सिमिलर पैटर्न्स में ही वर्क कर रहे होंगे और उनकी जो ओवरऑल एक्टिविटीज होंगी वो उस तरीके की ही होंगी। जैसे जो नॉलेज वाला होता है वो किताबों को बड़े प्यार से रखता है, लाइब्रेरी बनाता है,
अब वो लाइब्रेरी सब जगह, अगर आप हर किसी की लाइब्रेरी देखोगे, तो वही एक उसमें आपको हर जगह सेम टाइप की लाइब्रेरी दिखती है। तो ऐसा थोड़ी ना कि उसने फ़ोटो देख के एक और लाइब्रेरी बना रखी है। वो क्योंकि आप उसके बारे में सोच रहे हो ना किताबों के, क्योंकि नॉलेज चाहिए आपको, तो आप किताबों के बारे में सोच रहे हो। तो आज की डेट में तो नॉलेज पाने के अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन पहले तो तरीका किताब ही थे। तो जो लोग किताबों को बड़े प्यार से रखेंगे, वो क्या करेंगे, उनको नॉलेज ज़्यादा ईज़िली मिल जाएगी। और वो इसलिए नहीं मिलेगी कि कोई जादुई शक्तियाँ आ रही हैं और उनको कहते हैं भगवान ने कोई ईश्वरीय ज्ञान दे दिया, ऐसा कुछ नहीं है। वो केवल क्या है, वो पैटर्न्स जनरेट कर रहा है अपने माइंड में, और जब वो पैटर्न जनरेट हो जाते हैं तो सबकॉन्शियस माइंड अपने आप ही वर्क करने लग जाता है आपके लिए। और सबकॉन्शियस माइंड एग्ज़िस्ट इसी पर्पज़ के लिए करता है कि हम जो एक्टिविटीज़ करते हैं रेगुलरली, उनको वो इम्प्रिंट कर ले। और वो क्यों करता था इम्प्रिंट? वो इम्प्रिंट केवल इसलिए करता था ताकि वो क्या कर सके, आपकी जो वो है, जो आपका ये जो सबकॉन्शियस माइंड का जो इम्प्रिंट करने का जो कॉन्सेप्ट है, ये आया ही आपके सर्वाइवल से है। क्योंकि सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, क्योंकि ह्यूमन्स जो थे सबसे ज़्यादा अडैप्टेबल थे। तो जो सबकॉन्शियस माइंड है, जानवरों का उतना इलॉबरेट नहीं है। इंसानों का सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इलॉबरेट है। क्यों है सबकॉन्शियस माइंड बहुत ज़्यादा इलॉबरेट? क्योंकि वी आर अडैप्टेबल बिग क्रीचर, हम अडैप्ट होने के लिए बने हुए हैं। अब क्योंकि हम अडैप्ट होने के लिए बने हुए हैं, तो अडैप्टेबिलिटी हमारी ज़्यादा होनी चाहिए। यानी कि हमारी जो अभी की एक्टिविटी है, वही डिसाइड करेंगी कि अ, हमारा जो वो होगा, हमारा जो सर्वाइवल होगा, वो उन्हीं एक्टिविटीज़ के ऊपर डिपेंड करेगा। इसलिए हम बच्चों को अपने क्या करते हैं, एक्टिविटी सिखाते हैं। और केवल हम ही नहीं है, दुनिया में बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जो अपने बच्चों को जो है, उनके उनके बच्चे हर चीज़ सीख के नहीं आते हैं। उनके अंदर भी न्यूरल प्लास्टिसिटी होती है, न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। वो अपने बच्चों को भी सिखाते हैं एक्टिविटी, और ऐसे बहुत सारे एविडेंसेस आपको मिल जाएँगे एनिमल किंगडम में, जहाँ पर बच्चों को सर्टेन एक्टिविटी सिखाई जाती है। और सेम स्पीसी अगर डिफरेंट टेरेन में रह रही है, तो वो उसका जो बिहेवियर है, वो हर टेरेन में डिफरेंट होता है, क्योंकि वहाँ पर सर्वाइवल के लिए अलग स्किल चाहिए होता है। अब बेसिकली जनरली क्या होता है कि जो नॉर्मल एनिमल्स होते हैं, उनमें अगर कई टाइम तक, कभी लंबे टाइम तक अगर कोई एक्टिविटी होती रहती है, तो वो इम्प्रिंट हो जाती है आप उनके डीएनए में। इसलिए कुत्ते को अगर आप कुत्ते की आँखें बंद हो रही हो और उसको उठा के आप ले आओ, तो उसके बाद भी वो कुत्ता ही रहता है, वो भौंकता है और वो ये सब जो पूँछ हिलाता है, ये सब एक्टिविटी करता है। क्योंकि वो जो सब नॉलेज है, वो उसके डीएनए में इम्प्रिंट हो गया है। लेकिन देयर आर सर्टेन बिहेवियर जो कि उन उसके पेरेंट्स ही इम्प्रिंट कर सकते हैं। और यही डिफरेंस होता है, जो हम बोलते हैं कि भई जो हाइब्रिड जो कुत्ते होते हैं, जो अच्छे ब्रीड के कुत्ते होते हैं, जो खराब ब्रीड के कुत्ते होते हैं, वो ब्रीडिंग जो कहते हैं ना कि इसकी पेडिग्री बहुत अच्छी है। तो पेडिग्री अच्छी होने का मतलब क्या है? कि उसकी जो माँ है, उसकी माँ ने अपने बच्चों को सिखाया, उसके बच्चों ने उसके बच्चों को सिखाया। तो जब ऐसा इस तरीके का जब चलता हुआ आता है, तो हम बोलते हैं कि उनकी पेडिग्री अच्छी है, क्योंकि वो फिर ह्यूमन के साथ रहने के लिए और ज़्यादा इट्यून्ड हो जाते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पर इंसानों में भी कुछ हद तक अप्लाई होता है। बस ये है कि जो हमारा जो पैटर्न्स हैं, वो इतनी ईज़िली डीएनए में इम्प्रिंट नहीं होते हैं। और अगर हम एक्टिविटी छोड़ दें, तो वो बहुत ईज़िली भी हमारे ब्रेन, अगर वो हमारे डीएनए में इम्प्रिंट भी होंगे, तो हमारा डीएनए उसको इरेज़ भी कर देगा। क्योंकि इस मामले में हमारा म्यूटेशन जो है बेहतर है। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स अभी मिल रहे हैं, क्योंकि एक तो पहली बात प्रॉब्लम ये है कि डीएनए में एग्जैक्टली कौन सा जीन क्या कर रहा है, वो थोड़ा सा पता करना डिफिकल्ट है। फिर डीएनए का जो एक्सट्रैक्शन का जो मेथड है और उसको एनालिसिस का मेथड है, वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली है। तो उतना ज़्यादा रिसर्च नहीं हो रहा है, बट ओवर द नेक्स्ट 10-20 ईयर्स, जब क्वांटम कंप्यूटर्स और एआई जब पूरी तरीके से इंटीग्रेट हो जाएंगे, तो उसके बाद उन सब चीज़ों को अंडरस्टैंड करना काफ़ी ईजी हो जाएगा। और इवन लास्ट 10 ईयर 15 ईयर्स में जो रिसर्च मुझे देखने को मिल रही है, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, एंड इट ऑल पॉइंट्स टुवर्ड दिस थ्योरी। और मैं उसी के बेसिस में आपको ये सब जो कॉन्सेप्ट है, मैं इनके बारे में बात कर रहा हूँ कि कैसे हमारा
डेली एक्टिविटीज हमारे ब्रेन में इम्प्रिंट क्रिएट करते हैं, और वो ब्रेन में जो इम्प्रिंट्स हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मतलब ओवर द पीरियड ऑफ जनरेशन, वो हमारे उसमें भी, मतलब हमारे डीएनए में भी इम्प्रिंट कर लेते हैं। लेकिन वो जो इम्प्रिंट होता है, स्पेशली जो फिजिकल एक्टिविटीज नहीं होती हैं, रादर सो, उसमें उतना गहरा इम्प्रिंट नहीं मिलता। वो इम्प्रिंट का भी कई इम्प्रिंट ऐसे होते हैं जो प्योर फिजिकल चेंजेस लेके आते हैं, और कुछ इम्प्रिंट ऐसे होते हैं जो बहुत बड़ा फिजिकल चेंज लेके नहीं आते। तो हाँ, अब वो तो ऑब्वियस है कि रिसर्च का विषय है, तो अब कर रहे हैं उसके ऊपर लोग, काफ़ी रिसर्च चल रही है, और मेरे ख्याल से एक पूरी ब्रांच है ये साइकोलॉजी की, जो इस चीज़ों के ऊपर वर्क कर रही है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली उसका भी फिलहाल तो नाम याद नहीं है, लेकिन आई हैव रेड फ्यू थ्योरीज़ एंड फ्यू पेपर्स रिगार्डिंग दिस मैटर। तो क्योंकि अब हमारा मेन कंसर्न अभी संस्कारों का है, तो संस्कार बेसिकली क्या है? इम्प्रिंट्स हैं। अब इसके ऊपर एक बड़ी अच्छी किताब लिखी गई है, एटॉमिक हैबिट करके एक किताब है, वो इस चीज़ के बारे में बात करती है, और 1-2 किताबें और होंगी, काफ़ी अच्छी-अच्छी किताबें आजकल इन सब चीज़ों के ऊपर आती हैं, तो अगर आप उनको पढ़ोगे, भले वो संस्कार को संस्कार नहीं बोलेंगे, वो कोई उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी की तरह उसको रिप्रेज़ेंट करेगा, कोई उसको न्यूरल पाथवे बोलेगा। तो एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन टर्मिनोलॉजी अ, to talk about this same topic. There are certain Buddhist texts and their क्या कहेंगे उनको, जो उनके वो होते हैं, जो उनके ऊपर ऐसे लिखे जाते हैं, जो उनके एक्सप्लेनेशंस होते हैं, तो आपको ऐसे एक्सप्लेनेशन भी मिल जाएंगे जहां पर संस्कार के इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के बारे में बात होगी। तो दैट इज व्हाट संस्कार इज। संस्कार कोई ऐसा कोई ट्रेडिशन या कोई कास्ट सिस्टम का कोई इंटीग्रेटेड पार्ट नहीं है। वो मतलब उसको यूज करते हैं लोग, मतलब उसको यूज करते थे कास्ट और ट्राइब्स टू इम्पार्ट certain type of patterns in the uh, mind of their offsprings, and that is what संस्कार are। तो आई होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि संस्कार क्या है।